हिंद दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। भारत माता की जय। और ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम इस क्लास में वर्णमाला में व्यंजनों को पढ़ेंगे। वर्णमाला। और इससे पहले हमारा पार्ट 1 आया था। पार्ट 1 में हमने स्वरों को पढ़ा था। अब मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। वर्ण टोटल कितने होते हैं? 52। अब वर्ण जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। एक जगह होते हैं स्वर और एक जगह होते हैं व्यंजन। 52 में से 13 स्वर होते हैं और इन 52 में से जो 13 में से बचे हमारे ये 39, इनको व्यंजन कहा जाता है। भाग 1 में हमने 13 स्वरों को पढ़ा था। ये वीडियो भाग 2 है, पार्ट 2 है हमारी, और इसमें हम 39 व्यंजनों को पढ़ रहे हैं। बहुत डिटेल से जानेंगे और बहुत सारी चीजें नई जानने के लिए इसमें मिलेंगी आपको। बहुत धैर्य के साथ में आप ये वीडियो को देखिए और नोट्स जरूर बनाएं, तो आपके लॉन्ग टाइम तक चीजें तैयार रहेंगी माइंड में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अब व्यंजनों को पढ़ना। चलिए देखिए, व्यंजन एक ग्राफ बनाते हैं व्यंजनों का समझने के लिए कि किस तरह से हमें ये चैप्टर पढ़ना है। एक हमारे व्यंजन होते हैं, उन्हें कहा जाता है वर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन। अब टोटल व्यंजन कितने हैं हमारे? 39। अब 39 में से वर्ग व्यंजन 25 होते हैं, 25। फिर दो होते हैं हमारे, उन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, इनके और भी कई नाम है। ताड़नजात, उत्क्षिप्त भी कहा जाता है, द्विगुणित भी कहते हैं। 39 में से 25 हो गए वर्ग व्यंजन, दो हो गए द्विगुण व्यंजन। 4 होते हैं अंतस्थ। अंतस्थ को ईश द्विव्रत भी कह देते हैं, संघर्षहीन भी कहा जाता है। ये होते हैं 4। 4 व्यंजन होते हैं हमारे संयुक्त। पहले ऊष्म ले लेते हैं, बाद में संयुक्त है। 4 व्यंजन होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, और 4 ही व्यंजन होते हैं संयुक्त। क्लियर है? इस प्रकार से हम इन्हें बांट के पढ़ेंगे और ये अपने आप में भी कई जगह बंटते हैं। देखिए, 25 वर्ग व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 25 और 2 27। अंतस्थ व्यंजन है 4, 31। ऊष्म व्यंजन है 4, 35। और संयुक्त व्यंजन 4, ये हो गए 39। अब इसी ग्राफ के आधार पर हम आज की क्लास को देखेंगे। बड़े ध्यान से देखिए आप। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे, ऊपर लिख लेना आप, वर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन। अब एक शब्द है इसमें वर्ग। अब वर्ग व्यंजन का नाम वर्ग व्यंजनी क्यों पड़ा, उसका भी कारण है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। के, खे, इन सबके नीचे हलंत लगेगा, ठीक है। गे, घे, और इस तरह डे बनाकर और यहां पे आप जीरो लगा देते हैं, बिंदा। इसे अंगा बोलते हैं। अब ये 5 इस प्रकार लिखे हैं। 5 इस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे चे, टे, ते और पे। इस प्रकार छे, ठे, थे, फे, बे, दे, डे, जे, झे, या, णे, ने, में, भे, धे, ढे। इस प्रकार। अब अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो के,
चे टे ते पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 इस प्रकार है, 5 इस प्रकार है, तो ये 5 का वर्ग है, इसलिए इन्हें वर्ग व्यंजन कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया। अब आगे देखो, तो आपसे पूछेगा वर्ग व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्ग व्यंजन, तो वर्ग व्यंजन आपके कितने हो गए? 25। वर्ग व्यंजन 25। कौन कौन से, कैसे लेकर मैं तक है। एक बार ध्यान से देखोगे आराम से याद हो जाते हैं। इन सब के नीचे आप हलंत लगाते चलें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हलंत नहीं लगाओगे, हलंत यानी इत संज्ञा भी बोल देते हैं इसको, तो इसमें ए जुड़ जाता है। वो हम वर्ण विच्छेद में पढ़ेंगे किस प्रकार जुड़ता है। अब इन 25 में से इन 5 को अलग कर दो। सबके जो बाद वाले 5 हैं इसे अंगा बोलते हैं। अंगा, अइया, णे, ने, में। और इन 5 को अलग करने के बाद में एक ग्रुप में रख दिया जाता है। इस ग्रुप का नाम है नासिक। नासिक। अनुनासिक अलग चीज है, अनुनासिक स्वरों में होता है, ये नासिक है। अब जब इन 5 को अलग कर दिया 25 में से, तो कितने बच गए? 20। अब इस 20 में से इन 4 को अलग कर दो, केवल इन 4 को। इन 4 का नाम है अलग से, इसका नाम है संघर्ष। संघर्ष स्पर्शी या स्पर्श संघर्षी भी बोल देते हैं इसे। इस पूरा चाहे स्पर्श संघर्षी लिख सकते हैं या संघर्ष स्पर्शी लिख सकते हैं। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। चे छे जे जे। अब कितने बचे? 4 ये ऊपर वाले और 4 4 की 3 लाइन, यानी 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया वाले, 4 चौक 16। अब ये जो 16 बच गए हैं, इनको अब इनको देखिए आप, एक ये और एक ये। इन 16 को कहा गया है केवल स्पर्शी। स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी, स्पर्श भी कह सकते हैं, स्पर्श। ये है स्पर्श संघर्षी। तो चूंकि ये भी, इस पे भी स्पर्श शब्द है और ये भी स्पर्श है, तो अगर आपसे टोटल पूछ ले कि स्पर्शी का नाम बताएं, तो हाल तो ये सभी 25 के 25 स्पर्शी हैं। इन 25 के 25 को स्पर्शी कहा गया है। अगर इस तरह से वेन डायग्राम से समझिए कि ये जो 25 के 25 वर्ग व्यंजन है ये स्पर्शी हैं, लेकिन इनमें एक 5 की कैटेगरी है, ये नासिक है। एक 4 की कैटेगरी है, ये स्पर्श संघर्षी है। अब ये 5 अलग निकाल दो और ये 4 अलग निकाल दो, तो कितने बच गए? इन 5 से और इन 4 से अलग, तो टोटल कितने रह गए? 16 रह गए। तो ये जो 16 रह गए, अब ये स्पर्शी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल ये 16 ही स्पर्शी हैं, बाकी भी स्पर्शी हैं, लेकिन उनका अलग से नाम भी है, नासिक और स्पर्श संघर्ष। स्पर्श संघर्षी कह सकते हो, संघर्ष कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें संघर्षी भी लिखा रहता है कुछ किताबों में इस प्रकार। आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से देखना। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श संघर्षी के बाद में जो हमारे इनका उच्चारण स्थान है, पहले वो देख लेते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। और घोषत्व और प्राणत्व, ध्यान देना। अब ये जो पहली लाइन है कै की, इसको एक मान लो, कै चे टे ते पे। ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, और ये लास्ट वाली अंगा अय्या ने में वाली 5वीं। टॉपिक क्या है? घोषत्व प्राणत्व, वर्ग व्यंजनों का वर्ग
व्यंजनों का घोषत्व व प्राणत्व। देखिए, घोषत्व, घोषत्व के आधार पर दो चीजें हैं। एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। सघोष को घोष भी कह देते हैं। प्राणत्व दो प्रकार के हैं, अल्प प्राण, अल्प माने कम, प्राण माने वायु, और महाप्राण, महा माने अधिक, प्राण माने वायु। कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु यूज होती है वो अल्प प्राण है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु का इस्तेमाल होता है वो महाप्राण है। ऐसे ही घोष का अर्थ कंपन या वाइब्रेशन है, कि जब बोलते समय घोष यानी कंपन हो तो उसे सघोष कहते हैं, और कंपन ना हो तो उसे अघोष कहा जाता है। अब इन व्यंजनों को इस प्रकार बांट लिया गया है घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर। अब 1 2 3 4 5, इनमें से जो 1 और 2 है इसको नाम दिया गया है अघोष। अघोष। 3 4 और 5 जो है इन्हें नाम दिया गया है सघोष। ये घोषत्व का नियम है, घोषत्व पढ़ा हमने, घोषत्व। अब हम प्राणत्व पढ़ेंगे। प्राणत्व में भी इस प्रकार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। प्राणत्व कैसे है? 1 3 और 5 को उठा लो तो 1 3 और 5 जो है हमारे, यानी कै गे और अंगा, ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण। 2 और 4 जो है ये महाप्राण है, महाप्राण। अब देखो कॉमन चीज पढ़िए। अब कॉमन चीज क्या है? एक, अगर मैं बात करूं एक ग्राफ बनाता हूं, देखो यहां ध्यान से देखिए। एक क्या है अपने आप में? अगर आपसे पूछूं कि एक घोषत्व के आधार पे बताएं, यहां हमें घोषत्व के आधार पे, तो आप कहोगे एक जो है अघोष है, अघोष। एक प्राणत्व में क्या है? अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा क्या है? अघोष, अघोष, और यहां महाप्राण, महाप्राण। अब देखो ये जोड़ा अलग है और ये अलग है। तीसरा सघोष, और इधर तीसरा अल्प प्राण। अब देखो ये तीनों अभी तक कोई मैच नहीं खाया, मैच नहीं करा। चौथा यहां सघोष है और यहां पर महाप्राण है। अभी भी देखो कोई सा मैच नहीं है। पांचवा सघोष और यहां अल्प प्राण। क्या मैच कर रहा है? आप कहोगे कर रहा है। पांचवा और तीसरा मैच है। तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन ले लेता है कि घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर कौन से स्थान एक जैसी समानता रखते हैं? पांचवा और तीसरा, ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाले। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, अब कुछ और चीज जानिए। अब एक है हमारे वर्ग व्यंजनों में ओज व्यंजन। कैसे व्यंजन? ओज व्यंजन। अब ये ओज व्यंजन कौन से हैं?
टे, ठे, डे और ढे। इन चार को ओज व्यंजन कहा जाता है। इनका उपयोग कहां है? ओज गुण। ओज एक प्रकार का गुण है। किसका? साहित्य विधाओं का। साहित्य विधा का गुण है ओज गुण। जब हम साहित्य को पढ़ेंगे तो ओज गुण के बारे में जानेंगे। टे, ठे, डे और ढे, इन्हें ओज कहा जाता है। जैसे चे, छे, जे और झे, इनका अलग से नाम है ना। क्या अलग से नाम पढ़ा अभी हमने इनका? इनका अलग से नाम पढ़ा था हमने, स्पर्श संघर्षी। ऐसे इनको कहा जाता है ओज व्यंजन। अब अगली चीज ध्यान से सुनिए। देखिए, अब इन ओज व्यंजनों में हमारे एक ये है और एक ये है। ये तीसरे स्थान का है और ये चौथे स्थान का है। इसी के नीचे अगर मैं बिंदी लगा देता हूं तो इसी के जैसा है, लेकिन बिंदी यहां चेंज है। और इसी के जैसा है और यहां बिंदी बढ़ा दी। तो एक गुण इसका ये है तो दूसरा गुण ये है। एक गुण इसका ये है और दूसरा गुण इसका ये बन गया। इसलिए इन दोनों को, इसको और इसको, कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। हमारा जो दूसरा टॉपिक था। आप वर्ग व्यंजन के बाद में द्विगुण व्यंजन अगर नोट्स बनाने तो द्विगुण व्यंजन के नाम से नोट्स बना सकते हैं। ये दो द्विगुण है, एक ये रहा, एक ये रहा। ये इससे बना है, ये इससे बना है। इनके नीचे लगेगा बिंदी। ठीक है। द्विगुण का अर्थ होता है दो गुणों वाला। दो गुणों वाला। एक गुण ये, एक दूसरा ये। एक गुण इसका ये है, दूसरा ये, दो गुणों वाला। द्विगुण का एक नाम और है उत्क्षिप्त। अब उत्क्षिप्त का अर्थ क्या है? उथला और छिपा हुआ। तीसरा नाम और है इसका ताड़न जात। ताड़न जात। हाल तो और भी 3-4 नाम है, लेकिन यहां तक आप इसे ध्यान से देखिए। इन्हें ताड़न जात भी कह देते हैं। द्विगुण, द्विगुणित भी नाम है। द्विगुणित, द्विगुणित इन्हीं को कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान से सुनिए। जैसे ये तीसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान का जो व्यंजन था वो घोषत्व के आधार पर सघोष था और प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण था। तीसरे स्थान का भी पढ़ा। ये चौथे स्थान का है। घोषत्व में ये सघोष है और प्राणत्व में अगर मैं देखूं तो ये महाप्राण है। महाप्राण। तो जो इसका अघोष और सघोष का नियम है, जैसे ये सघोष है और ये अल्पप्राण है, तो इसी का भी यही है। ये भी अल्प प्राण और सघोष है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो बना है वो इससे बना है, तो जो इसकी विशेषताएं हैं वही इसके अंदर है। हाँ, इसका उच्चारण नासिक से नहीं है। इसमें और इसमें बहुत अंतर है। इसका उच्चारण कंठ से है प्लस नासिक से है, लेकिन ये नासिक नहीं है। ये ध्यान रखें, क्योंकि इसके नीचे बिंदी है और इसके बराबर में है। ये वर्ग व्यंजनों में भी है, ये वर्ग व्यंजन में उन 25 में नहीं है। ऐसे ही ये सघोष है और महाप्राण है। इसका भी सघोष और महाप्राण विशेषता है। अब आगे चलते हैं और इनके उच्चारण की बात करता हूं। उच्चारण।
देखिए, कै वर्ग, कै खे गे घे अंगा तक, ये पूरा कै वर्ग है। चे वर्ग, टे वर्ग, इन्हें वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तय वर्ग और पै वर्ग, वर्ग व्यंजन, 5 वर्ग हैं टोटल। अब कै वर्ग का उच्चारण है कंठ से, गले से। च वर्ग का उच्चारण है हमारा चे। जब बोलोगे तो जीभ कहां लगी है देखो, चे छे जे झे, टे ठे डे ढे, पे फे बे भे, ते थे दे धे, तालव्य या तालु। टे वर्ग मूर्धा, मूर्धा स्थान है, मूर्धन्य विशेषण है। तय वर्ग दंत, जीभ दांतों पे लग रही है तय बोलते समय, तय जीभ का दांतों पे लगना, तो जहां जीभिया लग रही है वो उच्चारण स्थान है, ये उनके उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान। पै वर्ग, दोनों होंठ बंद हो गए, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, तो वर्ग व्यंजनों के ये उच्चारण स्थान है। अब चूंकि टे वर्ग में ये डे था और ये ढ था, और इन्हीं से ही ये द्विगुण वाले बने, तो इनको भी मूर्धा ही कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, अब कहानी आती है हमारी अंतस्थ पे। अंतस्थ, अंतस्थ का एक नाम और है संघर्ष। ध्यान से सुनिए, संघर्षहीन। अंतस्थ का दूसरा नाम, अंतस्थ का तीसरा नाम ईश द्विवृत्त। ठीक है? और अकॉर्डिंग टू संस्कृत के चारों ही वो अर्धस्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 अर्धस्वर माने जाते हैं। अब ये 3 नाम तो आप कॉमन सुनिए लीजिए, अंतस्थ, संघर्षहीन और ईश द्विवृत्त। कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। इन चारों को अंतस्थ कहा जाता है, इन चारों को एक साथ संघर्षहीन कहा जाता है, इन्हीं चारों को ईश द्विवृत्त कहते हैं, ईश द्विवृत्त। आगे सुनिए, अब पहले इनका घोषत्व और प्राणत्व देख लेते हैं। ये चारों ही सघोष हैं, चारों, ये रे ले वे, प्लस अल्प प्राण है। यहां से घोषत्व और प्राणत्व क्लियर हो गया। अब इनकी एक स्पेशल पर्टिकुलर विशेषता भी है, वो भी बताता हूं। जैसे ये अपने आप में अर्धस्वर कहलाता है, हिंदी में अर्धस्वर व्यंजन। वे को भी अर्धस्वर कहा जाता है, अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन मतलब आधा स्वर आधा व्यंजन। क्यों? क्योंकि वे, जो ये हलंत युक्त वे है, ये ई के बराबर है, ये और वे हमारा ऊ के बराबर होता है, ऊ या बड़ा ऊ। आगे जानेंगे ऐसा क्यों है। हाल तो ये चारों ही अंतस्थ, मतलब चारों ही अर्धस्वर होते हैं, इसमें से केवल ये 2 ही नहीं होते, इनका 2 का यूज ज्यादा है हिंदी में। हाँ, तो इसका निर्माण लिरी से, इसका, और इसका निर्माण रिरी से, ये रिरी के बराबर है, ये लिरी के बराबर है। हाँ, तो चारों हैं ये। लेकिन हिंदी की बात है तो संस्कृत में तो चारों होते हैं, हिंदी में ये 2 हैं। रे को अलग से लुंठित क्रिया का व्यंजन कहा जाता है। लुंठित एक क्रिया होती है, जीभ का ऊपर तालू पे रगड़ खाना, वाइब्रेशन करना। जैसे रे बोलो, रे, तो रे जब बोला तो जीभ ऊपर तालू में वाइब्रेट कर रही है, रगड़ खा रही है, तो इसे कहते हैं लुंठित क्रिया।
लुंठित क्रिया, लुंठित व्यंजन। लय पार्श्विक, जीभ का ऊपर वाले जबड़े में, साइड में लगना, ऊपर की तरफ लगना, स्पर्श करना पार्श्विक क्रिया कहलाती है। पारशविक। ठीक है, अब इनके उच्चारण देख लो। यही य का उच्चारण होता है तालु, रिरी का उच्चारण होता है मूर्धा, लय का उच्चारण होता है दंत, और वय का उच्चारण होता है दंतोष्ठ। यहां तक क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का एक नाम ऊष्म संघर्षी भी है। ऊष्म संघर्षी, ठीक है। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन मूल व्यंजनों में भी आते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे बताएंगे, ये पढ़ाएंगे। देखिए, श सबसे पहले इसका नंबर है, फिर मूर्धा श है, फिर दंत्य श आता है, और उसके बाद है आता है। इन श का क्रम याद रखें, क्योंकि अगर इनका क्रम याद है ना, तो आपको शब्दकोश एक चैप्टर है हिंदी में, उसे समझने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए, इन चारों को एक साथ महाप्राण कहा गया है, जबकि इस अकेले को सघोष और इन तीन को अघोष कहते हैं। ये तीन अघोष हैं, तीनों से ये सघोष है, और ये चारों महाप्राण है। उच्चारण अलग अलग है। ये श तालु है, इसे तालव्य श कहते हैं। ये मूर्धा श है, और ये दंत्य स है। उच्चारण अलग है, बोलने का तरीका अलग है, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग है। ये बात समझ में आती है? अब अगली चीज देखिए, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो चार हैं हमारे। अब इन्हें हाल तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखे, लेकिन एक शब्दकोश की तरह से हम इन्हें लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्ष है, फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं ज्य, फिर त्रय, और फिर आपका श्रेय। यही क्रम क्यों लिखा? इस शब्दकोश का क्रम लिख दिया हमने, शब्दकोश के अनुसार ज्यादा सही रहता है। अब संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या? दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन। कै आधा और मूर्धाशय पूरा, इन दोनों को मिलाकर कक्षा वाला की क्षय, क्षत्रिय वाला क्षय बनता है। क्षय, इसका उच्चारण है क्षय। अब ये आधा कै है और पूरा से है। टोटल 3 वर्ण हैं, 1 2 और 3, जिनमें 2 व्यंजन वर्ण है और 1 स्वर वर्ण है। अब इसका देखते हैं ध्यान से। आधा ज और पूरा ज्ञा से मिलाकर ये, इसे ज्या बोलते हैं। इसका तरीका तो ज्य है, लेकिन बहुत से विद्वान, मतलब विद्वान और आप भी इसे ज्ञ ज्ञानी बोल देते हैं, जबकि शुद्ध उच्चारण है इसका ज्ञ। कभी हमारे योग आचार्य श्री बाबा रामदेव जी महाराज को अगर आप विज्ञान कहते हुए सुनोगे, तो विज्ञान नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं विज्ञान। श्री बालकृष्ण आचार्य को सुनेंगे या किसी व्याकरण आचार्य को जो सही उच्चारण करता है,
तो इसे ज्य बोलते हैं। ज्ञ तो ये है, और ये बना कैसे, इससे, आधे जैसे और ये से। अब आप इसे पढ़ो, क्या है, ज्य है ना ये, जो इसे प्रेजेंट करता है। तो वास्तव में इसका उच्चारण है ज्य। ये उच्चारण की अशुद्धता है, इसको आप शुद्ध करिए और शुरुआत अपने से ही कीजिए। आधा तय, ये, और ये है रे, इसे कहते हैं त्रय। अब ये आधा शय है मूर्धा, इतना हिस्सा, केवल केवल इतना हिस्सा, इतना वाला, यहां तक, ये आधा शय है, और ये नीचे वाला जो भाग है ये पूरा रे है। दो व्यंजनों को मिलाकर ये व्यंजन बन रहे हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है? अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, वो हम वर्ण विच्छेद जानेंगे और डिक्शनरी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को इसे शेयर कर दें, क्योंकि आपके शेयर की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आप प्रतिक्रिया जरूर दें, अपने कमेंट करें, कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में लिख दें, लाइक कर दें वीडियो और शेयर कर दें प्लीज़। जितने भी आप शेयर करेंगे तो मुझे एक उत्साह मिलेगा वीडियो बनाने का। आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे और सिखानी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।